मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.1 मध्ययुगीन काव्य। कल की वीडियो में हमने पाठ से का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम पाठ से आगे और साथ ही भाषा के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपको कोई ऐसी वस्तु मिली है जिससे बेहद खुशी महसूस हुई हो, उसके बारे में बताइए। तो सभी को कुछ न कुछ तो वस्तुएं मिलती हैं, तो लेकिन जिस तरीके से पाठ है उस तरीके से अगर हमको उत्तर लिखना है तो हम उसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि हाँ, हमको कुछ भक्तिपूर्ण रचनाएं पढ़ने को मिली और जिनसे प्राचीन कवियों के बारे में ईश्वर भक्ति संबंधी बातों का साधारण ज्ञान हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न दूसरा को। कभी कभी लोग अपने जीवन मूल्यों, आदर्शों और त्याग के कारण ज्यादा अमूल्य वस्तुओं को छोड़कर साधारण वस्तुओं का चयन करते हैं। आपके अनुभव से भी ऐसी घटनाएं होंगी जब आपने ऐसा कुछ होते देखा, पढ़ा अथवा सुना हो। एक या दो उदाहरण लिखिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, जिसमें कभी कभी लोग अपने जीवन मूल्यों, आदर्शों और त्याग के कारण ज्यादा अमूल्य वस्तुओं को छोड़कर साधारण वस्तुओं का क्या करते हैं, चयन करते हैं। इनमें एक थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जो है वो अमूल्य चीजों को छोड़कर जो है वो साधारण वस्तुओं का क्या किया था, चयन किया था। और साथ ही इन्होंने जो है वो जागते हुए सपने देखने की प्रेरणा दी और साथ ही उसको पूर्ण करने की क्या दी हुई थी, प्रेरणा दी हुई थी। प्रश्न तीसरा, क्या आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? तर्क देकर अपनी बात को पुष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से जो है वो प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अनेक स्थानों पर महिला अधिकारियों के जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वह उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं। परिवार में थोड़ी बहुत असमानता तो रहती ही है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या मामले में जो उच्च वर्ग और धनाढ्य वर्ग होते हैं वह क्या होते हैं, सबसे आगे होते हैं। या भेदभाव कम हो रहा है हम या फिर कैसे कह सकते हैं। चौथा, आज भी हमारे देश में जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़े होते हैं। आपके अनुसार इसके क्या कारण हैं? इन कारणों का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, विचार कर लिखिए। तो आज भी हमारे देश में जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़े होते हैं और इसका कारण क्या है, राजनीतिक प्रश्न है। अगर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए तो सर्वांगीण विकास के माध्यम से मतभेद को दूर किया जा सकता है। मध्यकाल के कवियों के बारे में कहा जाता है कि वे अशिक्षित या अल्प शिक्षित थे, फिर उन्होंने अच्छे ग्रंथों और काव्यों की रचना की। वे ऐसा कैसे कर पाए होंगे, अपने साथियों और शिक्षा से चर्चा करके लिखिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो मध्यकाल के कवियों थे उन्होंने जो है वो स्व अनुभव से क्या लिखे थे, रचनाएं लिखी थी। और स्व अनुभव से जो रचनाएं लिखी जाती हैं वह समय, स्थान और समाज में सभी समय क्या होती हैं, उपयुक्त होती हैं। और इनकी मान्यताएं कभी समाप्त नहीं होते और ना ही इनके जो है विचार क्या होते हैं, कभी पुराने पड़ते हैं। प्रश्न छठा, वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुख होना, लौटना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है, शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। तो अब वर्तमान समय में अध्यात्म के माध्यम से समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। और साथ ही आधुनिकता के युग में अध्यात्म का सहारा लेकर के समाज का विकास भी किया जा सकता है। देख लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा के बारे में पहला प्रश्न है, पाठ में दी गई कविताओं में ऐसे शब्द आए हैं जिनका चलन आजकल नहीं है, उन्हें पहचान कर लिखिए। क्योंकि आजकल चलन में नहीं है इसलिए लिखने में भी क्या होगी, असुविधा होगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, ग्रीन बोर्ड में इसको उत्तर में लिख दी हूँ। तो देख लीजिए, अप्रचलित शब्द है वो साजी श्रृंगार, कालब्याल, बछल, बसयन, छयन, कतहू, पख, निर्वैरी, पथी, आरसी। प्रश्न दूसरा, पाठ्य प्रयोगी भाषा आपके घर की भाषा से किस प्रकार भिन्न है? इससे मिलते जुलते शब्द आपकी भाषा में भी होंगे, उन्हें छांट कर लिखिए। तो पाठ में अनेक स्थानों की भाषा का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। और हम छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या करते हैं, जानते हैं। और बहुत सारे शब्द जो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ था वह कहीं ना कहीं क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में भी मिलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अपने शिक्षक और सहायक पुस्तक की मदद लेकर इस बात पर चर्चा करें
कि गद्य और पद्य की भाषा में किस प्रकार का अंतर होता है। अगर हम गद्य की भाषा को देखते हैं तो गद्य की भाषा सीधी होती है, सरल होती है, प्रभावपूर्ण होती है और मुहावरेदार होती है। अगर हम पद्य की भाषा को देखें तो पद्य की भाषा जो है वो काव्य सौंदर्य से युक्त होती है। इसमें रस, छंद, अलंकार और शब्द गुण होते हैं। भाषा के बारे में जो चौथा प्रश्न है उसको इस तरीके से दिया गया है। साथ में इसमें यह बोला गया है कि जो मीरा के पद हैं उनमें क्या करना है, मात्राओं की गणना करनी है, साथ ही हमको क्या करना है, छंद का पहचान करना है। तो हम कैसे मात्राओं की गणना करेंगे और उसके आधार पर हम कैसे पहचानेंगे जो है वो कौन सा छंद है, उसके लिए जो पुस्तक में इस तरीके से दे दिया गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, मात्राओं की गणना करेंगे, साथ ही हम पहचान करेंगे कि कौन सा छंद है करके। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। कविता में लय और गेयता लाने के लिए भाषा की स्वर, ध्वनियों, लघु और गुरु, दीर्घ के अनुसार उपयोग किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। इसके लिए मैंने 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया था कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। आगे देखते हैं। इन स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त इन तीनों वर्गों में बांटा गया। अब हम देख लेते हैं ह्रस्व, दीर्घ और ये प्लुप्त स्वर जो है वो क्या क्या है। तो अब देख लेते हैं ह्रस्व स्वर को। तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋषि और अनुनासिक शब्द। आगे देख लेते हैं दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आगे देख लेते हैं प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसके आधार पर हम पहचान गए कि जो है वो जो स्वर है उनको कितने भागों में बांटा जाता है और कौन कौन से स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, साथ ही क्या है ये प्लुत स्वर है। इसको इस तरीके से परिभाषा के रूप में नहीं दिया जाएगा। इसको दिया जाएगा तो किसके रूप में दिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के रूप में दिया जाएगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस तरीके से हमारा 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बनाया था कि मात्रा किसे कहते हैं करके। उसी प्रकार से हो सकता है यहाँ पर उदाहरण को दे दे, अ, ई, उ, ऋषि क्या है। तो अब आपको मालूम होगा अ, ई, उ, ऋषि क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो आप बोलेंगे कि ह्रस्व स्वर है। हो सकता है दीर्घ स्वर पहचानने के लिए आ जाए कि दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है। तब आप बताएंगे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं करके। और फिर अब आगे देख लेते हैं किसको कि मात्राओं की जो है वो गणना किस प्रकार से की जाती है। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, मात्राओं की जो है वो गणना करेंगे। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, गणना जो है करते जाते हैं। तो अ में क्या लग जाएगा आपका, जैसे छोटा रहता है तो उसको लघु को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। तो छोटा को आप देखते जाइए, 1, 2 ये हूँ करके। तो यहाँ पर ये क्या है, दीर्घ। तो दीर्घ को हम किसके रूप में दर्शाते हैं, एस के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे एस के रूप में। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है वो लघु। फिर ये हो जाएगा आपका लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग जो है वो गिन लेते हैं। लघु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कितना है 16 मात्राएं। तो मात्राओं को कैसे गिना जाता है, लघु और गुरु करके जो है इसी तरीके से गिना जाता है। अब देख लेते हैं इसको जो है वो अवधि। ये क्या है हमारा, जो अवधि गई अजहू नहीं आए कतहू रहे चित चोर। अब इसको देख लेते हैं, इसकी मात्राओं की गणना कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लघु, 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 दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु। अब देख लेते हैं इसको गिन करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक 28। मात्राएं कितनी हैं? 28 हैं। और वस्तुनिष्ठ में मैं बता चुकी हूँ कि जिनमें 28 मात्राएं होती हैं उसमें कौन सा छंद होता है? हरिगीति का छंद होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर निकल के आ रहा है कि जो मीरा के पद हैं उनमें कौन सा छंद है? हरिगीति का छंद है। तो इसी तरीके से पाठ में जितने भी पद दिए हैं उनकी मात्राओं का गणना हम क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से कर सकते हैं। और सभी का देखिएगा कि उसमें जो है मात्राओं की संख्या कितनी आएगी? 28 आएगी। और जहाँ पर 28 मात्राओं की संख्या होती है वो कौन सा छंद होता है? हरिगीति का छंद होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ भी क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।